हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं क्या पढ़ने जा रहे हैं आज, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइफ्रैक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? डाइफ्रैक्शन। ठीक है, डाइफ्रैक्शन की ये थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एज इट इज़ आपको ये थ्योरी के पॉइंट्स लर्न भी होने चाहिए। ठीक है, मैं समझाता हूँ एक करके डाइफ्रैक्शन क्या होता है। पहले आपको मैं हिंदी में समझाता हूँ। ठीक है, हिंदी में समझते हैं इस चीज़ को, डाइफ्रैक्शन क्या चीज़ होती है। देखो, आपने कभी ऐसा महसूस किया होगा, जैसे मान लो कभी सामने से लाइट आ रही है ना, ध्यान से समझना, बड़ा बारीकी वाली काम है, बड़ा बारीकी वाली बात। ठीक है ना, लाइट आ रही है सामने से। ठीक है, बड़ी दूर से लाइट आ रही है समझो। ठीक है, बीच में एक ये कुछ भी गत्ता या खिड़की लगा दी, डार्क गत्ता या खिड़की लगा दी। बड़ी दूर देखते हैं हम, स्पॉट देखते हैं इस लाइट का। मान लो ये लाइट यहाँ तक थी, यहाँ तक थी। ठीक है, पक्की बात है। तुम ये गत्ता लगा हुआ है, कुछ यहाँ खिड़की लगी हुई है, लाइट आ रही है सामने से। ठीक है, तो हम सामने स्पॉट बनेगा कि नहीं बनेगा दीवार के ऊपर? अरे बोलो, मान लो ऐसे लाइट आ रही है, बीम आ रहा है एक, तो स्पॉट बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, आपने महसूस किया होगा कि ये स्पॉट थोड़ा सा ऐसे बनता है, यहाँ से लाइट थोड़ी फ्लेयर आउट हो जाती है शेडो रीजन में, ऐसे चली जाती है ऐसे। एक्चुअली में ये साइज जो होता है यहाँ पर, ये है, तो स्पॉट का साइज थोड़ा बड़ा होता है। ऐसा आपने ऑब्जर्व किया होगा, स्पॉट का साइज क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, लाइट क्या करती है? लाइट फ्लेयर आउट हो जाती है शेडो रीजन में। किसमें? शेडो रीजन में, जहाँ कालापन है उसमें थोड़ी सी फैल जाती है। ठीक है, किस कारण से फैलती है? इस ऑब्स्टेकल के कारण से फैलती है, इस ऑब्स्टेकल के कारण से। ठीक है, जो ऑब्स्टेकल दिख रहा है आपको, ये खिड़की या दीवार कुछ भी, इसके कारण से लाइट फैल जाती है। ठीक है ना, फ्लेयर आउट हो जाती है। किसमें? शेडो जोन में। किसमें जाती है बेटा? शेडो जोन में। ठीक है, और समझो इस बात को। ठीक है, और समझाता हूँ चलो अच्छे से। जैसे मान लो आपने ऐसा भी देखा होगा, मान लो एक हमने क्या करा, ऐसे दो ऑब्स्टेकल ले लिए, पीछे से लाइट बीम लगा रहा हूँ, लाइट बीम है ये स्क्रीन है सामने। क्या होगा? क्या होगा बेटा? यहाँ से भी लाइट क्या करेगी? शेडो रीजन में घुसेगी ऐसे, और यहाँ से भी लाइट शेडो रीजन में घुसेगी ऐसे। सही बात है, ये स्पॉट बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर स्पॉट था एक्चुअली में, ये था, ये स्पॉट था, इससे बड़े साइज का इधर स्पॉट बनेगा। बोलो समझ में आ रहा है? क्योंकि लाइट क्या करेगी? शेडो रीजन में फ्लेयर आउट करेगी। ठीक है, चलो मैं और एक आपसे चीज़ पूछता हूँ, सिंपल सी। ठीक है, सिंपल सी बात और बताना आप मुझे। चलो, ये तो चलो आपको समझ में आ ही रहा होगा। मैं कहता हूँ अब कि हमने क्या करा, हमने लाइट आ रही है सामने से ऐसे, खुली, एकदम खुली लाइट आ रही है ऐसा, वैसे बहुत सारी लाइट आ रही है। ठीक है, ऐसा समझो। और इस बार ये गत्ता ही ऐसा है, ऐसा ऑब्स्टेकल ऐसा है, खुला नहीं हुआ। पहले क्या था? ऊपर से बंद था, बीच में से खुला हुआ था, तो लाइट ऐसे फैलती है, बता दिया मैंने। अब मान लो ये उधर भी खुला हुआ, ऊपर भी खुला हुआ, नीचे बीच में गत्ता लगा दिया मैंने। समझे फ़र्क क्या है इसमें और इसमें? जो मैं पहले समझा रहा था वही डायग्राम था ना, कुछ लगभग। ठीक है, तो इधर स्क्रीन लगाई तो क्या होगा? अब क्या होगा? मैंने आपको क्या सिखाया? लाइट फ्लेयर आउट करेगी किसमें? शेडो जोन में। ठीक है, तो अब लाइट अंदर की तरफ बेंड करेगी, अंदर की तरफ। समझे? क्या करेगी? अंदर की तरफ बेंड करेगी। क्या करेगी बेटा? लाइट अंदर की तरफ बेंड करेगी। शेडो जोन में फ्लेयर आउट करना है उसने। किसमें फ्लेयर आउट करना है? शेडो जोन में। किसमें? शेडो जोन में। इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं डाइफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इस फिनोमेनन को हम? डाइफ्रैक्शन। एप्रिशिएबली अच्छा देखा जाता है। ठीक है ना, ये अच्छे लेवल पे देखने को मिलता है कि हाँ, लगे पता कि डाइफ्रैक्शन हुआ है। ठीक है ना, वो तब पता लगता है जब साइज किसका? डाइफ्रैक्टिंग डिवाइस का, ऑब्स्टेकल का क्या होगा? कंपेरेबल होगा वेवलेंथ ऑफ लाइट के। अब लाइट की वेवलेंथ होती है 10 की पावर माइनस 10 यानी एंगस्ट्रॉम में। किसमें? एंगस्ट्रॉम में। किसमें होती है? एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो एप्रिशिएबल कब होगा? ये इफेक्ट एप्रिशिएबल तब होगा जब हम क्या करेंगे? डाइफ्रैक्टिंग डिवाइस यानी ये ऑब्स्टेकल हो गए, ठीक है ना, या अपर्चर वगैरह हो गए, इनका साइज क्या रखेंगे हम? इनका साइज रखेंगे हम कंपेरेबल टू व्हाट? वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो मैंने क्या करा बेटा? अभी ऑब्स्टेकल बनाया, ध्यान से देखना, ये गत्ता है और इधर भी गत्ता है। ठीक है, ये बीच की दूरी पता है कितनी है? ये बीच की जिसमें छेद है ना, ये छेद का डिस्टेंस पता है कितना है? कितना साइज है इसका? 10 की पावर -9, 10 की पावर -10। समझ रहे हो? 1 मीटर कितना होता है? इतना।
इसका 10वां हिस्सा कितना होगा, इतना, उसका 10वां हिस्सा इतना, उसका 10वां हिस्सा इतना। अब 4 बार 10वां हिस्सा किया तो सोचो 10 बार जब 10वां हिस्सा कर लोगे तो क्या बचेगा, समझ रहे हो, उतना, ये उतना साइज है। अब मैं उतना बना के दिखा नहीं सकता ना आपको यहाँ पे, ठीक है ना, तो मैंने आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है, समझे। तो अगर लाइट यहाँ पर आती है ऐसे सामने छेद, बड़ा पतला सा छेद है, एकदम बत्ता लाख गत्ता ले रखा है, उसमें बड़ी पतली सी मोरी कर रखी है, बड़ी पतली सी, पीछे से लाइट लगाई, पीछे से क्या लगाई, लाइट लगाई, तो लाइट जब हम स्क्रीन पे देखेंगे तो थोड़ी ऐसे बीम बना हुआ नजर आएगा, ऐसे ये अच्छा देखने को मिलेगा। इफेक्ट क्या होगा, अच्छे लेवल पे देखने को मिलेगा। हाँ लगेगा पता कि डाइफ्रैक्शन हुआ है, हाँ लगेगा पता कि लाइट बेंड हुई है, लाइट बेंड हुई है। अगर ये साइज बड़ा कर दोगे तो तब भी लाइट तो बेंड होगी, लेकिन इतना इफेक्ट नज़र नहीं आएगा, इतना इफेक्ट नज़र नहीं आएगा जितना इफेक्ट नज़र आएगा कब, जब आपका साइज़ क्या होगा, कंपेरेबल होगा। देखो डाइफ्रैक्शन तब भी होगा, जैसे मान लो बड़ा साइज़ है, डाइफ्रैक्शन तब भी होगा, लेकिन ये तब ऐसा होगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि डाइफ्रैक्शन हुआ भी है कि नहीं हुआ, समझ रहे हो, मतलब लगभग सीधी सी होगी, हल्का सा बेंडिंग तो होगी लेकिन पता नहीं चलेगा। अगर आप इसको एप्रिशिएबल देखना चाहते हो, उसको देखना अच्छे देखना चाहते हो कि डाइफ्रैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो साइज से करना पड़ेगा, बहुत छोटा करना पड़ेगा, साइज से करना पड़ेगा, बहुत छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, ये लाइट के बेंड होने का फिनोमिनन है अराउंड कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल, इस ऑब्स्टेकल के कॉर्नर्स के थ्रू बेंड होने का इफेक्ट है ये। और अपर्चर, यहाँ अपर्चर भी बोल सकते हैं, इसको अपर्चर भी बोलते हैं, ठीक है ना। इन पाथ ऑफ लाइट, जो कि लाइट के रास्ते में आ रहा है, इन पाथ ऑफ लाइट एक ऐसा अपर्चर या ऐसा ऑब्स्टेकल के कॉर्नर के थ्रू बेंड होने का फिनोमिनन है जो लाइट के पाथ में आ रहा है, रास्ते में आ रहा है, ठीक है ना, पाथ ऑफ लाइट। एंड इन दिस फिनोमिनन, इस फिनोमिनन में लाइट फ्लेयर आउट होती है शैडो जोन में। किसमें घुसती है लाइट, शैडो जोन में घुसती है, जहां अंधेरा होता है उस तरफ फैलती है, जहां अंधेरा होता है उस तरफ जाने की कोशिश करती है, ठीक है, फ्लेयर आउट इन द शैडो जोन। ऑल काइंड ऑफ वेव इफेक्ट्स ऑफ डाइफ्रैक्शन, सारे डाइफ्रैक्शन के वेव इफेक्ट्स हमें एप्रिशिएबल देखने को मिलेंगे, मतलब हम देख पाएंगे, हमारे लिए परसेप्टिबल होंगे वो, कि हम उसको महसूस कर सकें अपनी डिवाइसेस से, ठीक है। अगर डायमेंशंस ऑफ डाइफ्रैक्टिंग डिवाइस, यानी ये डायमेंशंस, ये अपर्चर का साइज, ठीक है, ये सब क्या होगा, कंपेरेबल होगा टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर ये सब वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल बना दूं मैं साइज को, तब डाइफ्रैक्शन जो इफेक्ट है वो मुझे अच्छे से देखने को मिलेगा। समझ में आई इतनी बात, यही लिखा हुआ और यही मैंने समझाया। अब डाइफ्रैक्शन भी दो तरीके का होता है, आपको एक बात और बताऊं, दो तरीके का डाइफ्रैक्शन होता है। कौन कौन सा डाइफ्रैक्शन होता है बेटा, एक होता है फ्रेशनल्स डाइफ्रैक्शन, एक होता है फ्रॉनहोफर, ठीक है। ये दोनों में फ़र्क क्या है, देखो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, नाम याद करना है, ठीक है ना। फ्रेशनल होता है जब सोर्स जहाँ से लाइट निकल रही है और स्क्रीन जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, उस लाइट को देख रहे हो, वो दोनों कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे हो अपर्चर से। देखो ये अपर्चर है, ये अपर्चर है कि नहीं, ऑब्स्टेकल है, इससे क्या है, दोनों के दोनों कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे है, मुझे दिख रहा है क्या ये दूरी ये है, ये दूरी ये है। अगर ऐसा होगा कि सोर्स जो लाइट भेज रहा है और जहाँ पर आप स्क्रीन पढ़ रहे हो, वो दोनों इससे ऑब्स्टेकल से फाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे, तो कैसा डाइफ्रैक्शन होगा, फ्रेशनल्स डाइफ्रैक्शन। कैसा डाइफ्रैक्शन होगा, फ्रेशनल्स डाइफ्रैक्शन। और फ्रॉनहोफर कब होगा, जब बहुत दूर से लाइट आ रही होगी, सोर्स मतलब कुछ सन वन से बहुत दूर से लाइट आ रही है, समझे, इनफाइनाइट दूर से लाइट आ रही है, ठीक है, और इस पे ऑब्स्टेकल पे टकराई, ऑब्स्टेकल से बेंड हुई, और कहाँ मिल रही है लाइट, कहाँ देख रहे हैं, ये भी बहुत दूर देख रहे हैं, लार्ज डिस्टेंस पे। हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये जो हमारा ऑब्स्टेकल है, स्क्रीन को जो लगाया है मैंने ऑब्स्टेकल से बहुत दूरी पे लगाया, बहुत ज़्यादा दूरी पे लगाया, हम ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं अगर, तो डाइफ्रैक्शन का नाम क्या होगा, फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन नाम होगा। क्या नाम होगा, फ्रॉनहोफर। मतलब अपर्चर या फिर ऑब्स्टेकल अगर सोर्स से, अपर्चर या फिर ऑब्स्टेकल अगर सोर्स से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है या फिर स्क्रीन से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो कैसा डाइफ्रैक्शन होगा, फ्रॉनहोफर। अगर ये दोनों फाइनाइट डिस्टेंस है तो कैसा डाइफ्रैक्शन होगा, फ्रेशनल्स डाइफ्रैक्शन होगा। कैसा डाइफ्रैक्शन होगा, कैसा डाइफ्रैक्शन होगा, फ्रेशनल्स। अब मैं आपको और समझाता हूँ, थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ इस बात को। देखो चलो ठीक है, फ्रेशनल और फ्रॉनहोफर तो खैर समझ में आ ही गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो हुआ क्या, मैं आपको अच्छी चीज़ समझाता हूँ कि होता क्यों है ऐसा, ठीक है, मैं मैथमेटिकली समझाता हूँ इस बात को। देखो इधर हुआ क्या होगा, मैंने आपको पहले भी सिखाया था, ये एक मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा। पहले मैं छोटा डायग्राम बना देता हूँ। रियलिटी में तो ये है, मैं रियलिटी दिखा रहा हूँ और उसका मैग्नीफाइड जूम करके बनाऊंगा। रियलिटी में तो कुछ ऐसा है, मतलब सही बताऊँ तो मैं रियलिटी बना ही नहीं सकता, इतना छोटा साइज़ में बना ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें,
थोड़ी फीलिंग कराने के लिए। ये देख रहे हो छेद, दिख भी नहीं रहा होगा, है ना। रियलिटी में तो इतना है कि दिख भी नहीं रहेगा, नेक्ड आई से, नंगी आंखों से दिखेगा भी नहीं बिना माइक्रोस्कोप लगाए, वो साइज आपको, वो छेद दिखेगा भी नहीं, ठीक है ना। ये तो रियलिटी है, ठीक है। और अब मैग्नीफाइड व्यू क्या है इसका, ये देखो रियलिटी में ऐसे लाइट आ रही होगी ऐसे, ठीक है, ये बीम आ रहा है, ये स्क्रीन होगी, ऐसे बेंड हो जाएगी, ऐसे, सही है। यहाँ स्पॉट नज़र आएगा, ब्राइट स्पॉट नज़र आएगा। इसका मैग्नीफाइड व्यू बना रहा हूँ मैं, जूम करके बना रहा हूँ इसका मैग्नीफाइड व्यू या फिर जूम व्यू, जूम व्यू बना रहा हूँ, ठीक है, बना दूँ। चलो ध्यान से देखो भाई, ये इतना बड़ा नहीं है, ये इतना ही है, इसको जूम करके दिखा रहा हूँ मैं समझाने के लिए, ठीक है ना। स्क्रीन काफ़ी दूर है, स्क्रीन बहुत दूर रखी हुई है मैंने, कैसे रखी हुई है, बहुत दूर रखी हुई है, ऐसा समझो। लाइट सोर्स भी बहुत दूर है, बहुत दूर से लाइट आ रही है, ठीक है, ध्यान समझो। तो हुआ क्या, जैसे मान लो यहाँ से लाइट आ रही है, समझो, तो लाइट वेव के आगे चलने का के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मुझे बताओ। मैंने आपको पढ़ाया था, हाइजेंस थ्योरी में पढ़ाया था, सेकेंडरी वेवलेट्स। कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेव को आगे प्रोपागेट कराने में, सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे वही काम हो रहा है, देखो यहाँ पे करोड़ों सोर्स बन गए, छोटे 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 करोड़ों सोर्स बन गए लाइट के, करोड़ों अरबों सोर्स बन गए, ठीक है ना। इस छेद के अंदर अंदर ही लाइट भेजने वाले करोड़ों सोर्स हैं, समझे। पॉइंट साइज बहुत पॉइंट साइज, ठीक है। तो हर सोर्स अपनी लाइट भेज रहा है, हर सोर्स ने अपनी लाइट भेजनी है। जैसे इस वाले की बात करो, इस वाले की देखो, इस वाले की तो इसने ऐसे भेजनी है, इसने ऐसे भेजनी है, इसने ऐसे भेजनी है, इसी की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखो आप, फीलिंग आएगी ऐसे, सही है। इसने भी यही काम करना है, ऐसे 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 ऐसे, सही है। इसकी ऊपर भी जाएगी, हर जगह जाएंगी, ठीक है ना। इसकी भी ऊपर ऐसे ऐसे ऐसे, होगा कि नहीं होगा। तो अब समझो क्या हो रहा होगा, ये सारे के सारे सोर्स अपनी अपनी लाइट भेज रहे हैं सारे, सही बात है, अपनी अपनी लाइट भेज रहे हैं। तो क्या हो रहा होगा, अगर मैं एक पर्टिकुलर एंगल पे बात करूं, बहुत दूर जाके, ध्यान से देखना, बहुत दूर जाके अगर मैं एक पर्टिकुलर एंगल पे बात करूं, काफ़ी दूर से लाइट आ रही है, ठीक है, ये सोर्स है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर थीटा पे बात करूं कि मैं इस पर्टिकुलर एंगल पे देखना चाहता हूं, ध्यान से देखो, मेरी बात सुनो, बहुत मजा आएगा। तो हर सोर्स जितने भी थे, ये करोड़ों अरबों से, सारे के सारे यहाँ पर लाइट भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, हर पॉइंट पे भेजेंगे भाई, वो तो हर डायरेक्शन में भेज रहे हैं ना। अगर मैं पॉइंट पकड़ लूँ, एक पॉइंट पकड़ लूँ, तो इस सोर्स से भी यहाँ लाइट आएगी, इससे भी कोई ना कोई लाइट होगी जो यहाँ पहुँचेगी, इससे भी कोई ना कोई लाइट होगी जो यहाँ पहुँचेगी, इससे भी कोई ना कोई लाइट होगी जो यहाँ पहुँचेगी। बोलो सही बात है कि नहीं है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस सेंटर वाली लाइन से थीटा एंगल ऊपर पर्टिकुलर पॉइंट पे ये सारे के सारे सोर्सेज क्या करेंगे, वेव भेजेंगे। तो क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। क्या होगा, इंटरफेरेंस। खूबसूरत बात निकल के आई, क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। फिर से मैक्सिमम मिनिमम बनेगा, उसी वजह से मुझे वो स्पॉट नज़र आता है। उसी वजह से क्या नज़र आता है, मुझे वो स्पॉट नज़र आता है। उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, वो स्पॉट में और क्या खास बात होती है, क्या खास बात नहीं होती है, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या बोला यहाँ पर, ठीक है। ये सारे सोर्स अलग अलग क्या भेजेंगे, अपनी अपनी वेव भेजेंगे, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कराएंगे, इंटरफेरेंस कराएंगे। क्या कराएंगे, इंटरफेरेंस कराएंगे, ठीक है। अब वो वेव्स की इक्वेशंस क्या होंगी, वो इंटरफेरेंस करेंगे तो डायरेक्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे लगाएंगे, वो सब मैं आपको मैथमेटिकल व्यू में बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो हम स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डाल लो मैथमेटिकल व्यू, ठीक है ना, ऑफ डाइफ्रैक्शन। ओके बच्चों, मैथमेटिकल व्यू पे आएंगे हम, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अ सिंगल स्लिट, ठीक है ना। अब ये पढ़ेंगे मैथमेटिकल व्यू, ठीक है बेटा। मैंने आपको पढ़ाया कि पीछे से वेव फ्रंट आ रहे हैं, ये क्या आ रहे हैं बेटा, पीछे से वेव फ्रंट है, लाइट ऐसे आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो सही है। ये क्या है, वेव फ्रंट्स, क्या है ये, वेव फ्रंट्स, ठीक है पक्का। इनके ऊपर सेकेंडरी वेवलेट भी होते हैं, आगे क्या होते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स भी होते हैं। वेव फ्रंट्स को आगे प्रोपागेट कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सेकेंडरी वेवलेट्स। हाइजेंस थ्योरी में ऐसा पढ़ाया गया है, सही बात है। और टेंजेंशियल प्लेन, टेंजेंशियल सरफेस उन सेकेंडरी वेवलेट्स का जो बनता है उसको क्या बोलते हैं आप, वेव फ्रंट, न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट या न्यू शेप ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, मैंने पढ़ा बेटा, ये सारे सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, ये दिख रहे हैं,
जो मैं ब्लू कर रहा हूँ, ये सारे के सारे क्या हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स हैं। सही है। ये वो ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल के बीच की दूरी मान लो कितनी है, कितनी है ऑब्स्टेकल के बीच की दूरी, मान लो ए है। कितनी दूरी है, ए। और कैपिटल डी क्या है, स्क्रीन और स्लिट, ये सिंगल स्लिट है, एक ही स्लिट है, ये क्या है, एक ही स्लिट है। स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी क्या है, कैपिटल डी। क्या है, कैपिटल डी। और इनके जो ये हमारा स्लिट है, इसकी विड्थ कितनी है, ए। कितनी है इसकी विड्थ, ए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात हो रही है, आई इंटेंसिटी है। ठीक है ना, आई एज ए फंक्शन ऑफ थीटा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा क्या होगा। ठीक है, ध्यान समझो, ये सारी की सारी वेव क्या कर रही हैं, यहाँ पर सुपरपोज करेंगी। और क्योंकि ये स्क्रीन बहुत दूरी पे है, स्क्रीन कहाँ है, बहुत दूरी पे, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये इन्फानाइट दूर जाके मिलेंगी। कि कहाँ मिलेंगी, ये इन्फानाइट दूर जाके मिलेंगी। ठीक है, और मैं मान लेता हूँ कि लगातार दो कॉन्जिक्यूटिव जो मैंने सेकेंडरी वेवलेट्स माने हैं, उनके बीच का डिस्टेंस है डी। ठीक है, डी इज डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव सेकेंडरी वेवलेट्स, ऐसा मान लेते हैं, कॉन्जिक्यूटिव सेकेंडरी वेवलेट्स। सही है। और ये मान लो कितने हैं, ऐसे n बने हैं, n सेकेंडरी वेवलेट्स हैं। कितने हैं, n। ठीक है, तो ये d प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी कितने हो गए टोटल, n-1 इंटू डी। अरे बोलो बेटा, इतने तो बनेंगे। और ये किसके बराबर होगा, ए के। n-1 इंटू डी किसके बराबर होगा, ए के। और n बहुत बड़ा है ना, n क्या है, 1 से तो बहुत बड़ा है। आगे देख लेंगे इसका क्या करना है हमने। अरे बहुत ज़्यादा सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, करोड़ों की संख्या में आई। किस में आई है, करोड़ों की संख्या में। अरे बोलो बेटा, ये तो आपको समझ में आती होगी ना कि अगर ये कितने पॉइंट है, मान लो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, तो इनके बीच में कितने बनेंगे, 1 2 3 4 और 5 बनेंगे ना। तो वही डी डी वाले n है तो कितने बनेंगे, n-1 बनेंगे। ये तो सिंपल है ना यार, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मान लो ये वाले जो पहला है, पहला वेवलेट है, पहला सेकेंडरी वेवलेट है, मान लो ये वाला, इसकी इक्वेशन है y1 कितनी है, a sin ओमेगा t। मान लो ये है, कितनी क्या इक्वेशन है इसकी, ये कितनी डिस्प्लेसमेंट कराता है, मान लो, ठीक है ना, कितनी कराता है, a sin ओमेगा t। और ये डिस्प्लेसमेंट किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये, कौन सी है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है ना, तो ऐसी जो 2 वाला होगा वो क्या होगा, a sin ओमेगा t माइनस फाई, फेज डिफरेंस होगा इसके बीच में फाई। अरे बोलो, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, ये पहला है, ये दूसरा है, इसके नीचे तीसरा है, इसके नीचे चौथा है। समझ रहे हो, ऐसे हैं। और कितने हैं, n। तो इनके बीच में आपस में फेज डिफरेंस कितना है, फाई। ठीक है, 5 फेज डिफरेंस है, तो 5 फेज डिफरेंस से कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट डिफरेंस कितना होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा एक्स कितना होगा, ध्यान से देखो, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, 1 और 2 को जूम कर रहा हूँ मैं, 1 और 2 को जूम कर रहा हूँ। देखो इधर, ये तो है 1 और ये है 2, इनके बीच की दूरी कितनी है, d। ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे इनफाइनाइट जाके मिलेंगे। ये परपेंडिकुलर गिराया, अरे बोलो, और ये एंगल थीटा था। ठीक है, और ये डॉटेड बनाया, ये 90 माइनस थीटा हुआ तो ये थीटा हुआ। तो इनके बीच में ये दूरी कितनी हुई, जल्दी बताओ, d साइन थीटा। कितनी हुई, d साइन थीटा। अरे 1 और 2 को जूम कर दिया मैंने, ये 1 और 2 को, समझे, समझ में आया। तो 1 और 2 के बीच जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स है, d साइन थीटा। सही है। चलो 1 और 3 के बीच में बताओ, 1 और 3 के बीच में। अब 1 और 3 कैसा होगा, ये 1 मान लो, ये 1 है, ये कहीं 2 आएगा रास्ते में, और ये 3 है। सही है, ये 1 और 3। अब ये 1 ऐसे और ये 3 भी ऐसे, ये फिर से एंगल थीटा ही है, ये सारे थीटा पे ही तो जा रहे हैं। सही है, तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 2d, और मैंने ये परपेंडिकुलर गिराया, यही तो बनेगा बेटा पार्ट डिफरेंस। अब कितना बनेगा, 2d साइन थीटा, क्योंकि अब ये थीटा होगा, तो कितना बनेगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 2d साइन थीटा। सही है, और क्या बनेगा 1/4 में 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 3d साइन थीटा। बोलो बेटा, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, पक्का। तो अगर मैं इसको कुछ दिनों के लिए फाई बोल दूं तो ये कितना है, ध्यान से देखो, अगर ये नंबर फाई है तो ये नंबर कितना है, उसका दुगना है, 2 फाई है। तो ये नंबर कितना है,
3 फाई है। समझ में आई मेरी बात? पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर 1 n के बीच में बोलूँ तो मैं 2 पाई बाय लैम्डा इंटू n माइनस 1 डी साइन थीटा। तो ये कितना है? n माइनस 1 फाई है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? डिटेल में आया समझ में? और समझो आगे। अब ये सारी वेव से करेंगे, सुपरपोज करेंगे। मैं इसको हटा रहा हूँ, समझाने के लिए बनाया था मैंने, ठीक है। अब 1 2 3 4 सारी n तक सारी की सारे वेवलेट्स क्या करेंगे? इस पॉइंट पे सुपरपोज करेंगे। ये दूर काफ़ी दूर है, इन्फाइनाइट पे जाके मीट करेंगे, ठीक है। लास्ट डिस्टेंस है। तो चलो ये हो गई y1, ये हो गया y2, तो y3 क्या बनेगा हिसाब से? a साइन ओमेगा टी, फेज डिफरेंस 2 फाई बनेगा। फिर y4 a साइन ओमेगा टी माइनस 3 फाई बनेगा। सही है। ऐसे ही yn a साइन ओमेगा, बोलो बोलो शाबाश, ओमेगा टी माइनस n माइनस 1 इंटू 5 बनेगा। बोलो ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा? ये सारी वेव बनेंगी, 5वां भी होगा, 6ठा भी होगा इसमें। सही है। तो इन सारी वेव्स का सुपरपोजिशन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हुआ ऐसा। सारी वेव्स को सुपरपोज कराएंगे हम, तो क्या बनेगा? ए बाहर निकाल लो, ए सब में से बाहर निकल जाएगा। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, सब में है। ए बाहर निकाल लो, क्या बचा? ध्यान से देखो, साइन ओमेगा टी, बहुत ध्यान से देखना, गड़बड़ मत कर देना। साइन ओमेगा टी माइनस 5, साइन ओमेगा टी माइनस 2 फाई। चलता जा रहा है सौदा, कहाँ तक चलता जा रहा है? ये चलता जा रहा है ये साइन ओमेगा टी माइनस n माइनस 1 फाई। बोलो सही बात है। और ये ऐसे ब्रैकेट सही है, ये चलता जा रहा है ऐसे। आगे ओमेगा टी माइनस 3 फाई भी आएगा, 4 फाई भी आएगा, 5 फाई भी आएगा, 6 फाई भी आएगा, और कब तक? n माइनस 1 तक। ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म होगी, ये थर्ड होगी, तो ये कौन सी टर्म होगी? nth टर्म होगी। कौन सी टर्म होगी? ये nth टर्म होगी। हाँ भाई, ये क्या लिखा हुआ है? साइन के अंदर एंगल में एपी बन रही है। इसका फॉर्मूला मैथ्स वाले खूब अच्छे जानते हैं। साइन के अंदर अगर एंगल में एपी बनती है तो उसका फॉर्मूला मैथ्स में जानते हैं आप लोग, क्या होता है? क्या होता है बताओ, उसके बारे में पढ़ लेते हैं आप, ठीक है। मैं इसको हटा दूँ, इसको डायग्राम को हटा देता हूँ, ठीक है ना, फिर दोबारा बना लेंगे चाहे, ठीक है। तो साइन के अंदर एंगल में एपी हो तो क्या फॉर्मूला बनता है? साइन के अंदर अगर एंगल में एपी है तो, जैसे मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, साइन एक्स प्लस एच, मैं लग देता हूँ अलग से आपके लिए, प्लस साइन एक्स प्लस 2h अप टू सोन साइन अप टू n टर्म्स, आए समझो। तो ये 1 टर्म है, ये 2 टर्म है, तो n टर्म क्या होगी? साइन x प्लस n माइनस 1 इंटू एच होगी क्या? नहीं होगी? लिख दो तो, चल लिख भी दो, x प्लस n माइनस 1 इंटू एच। इसका सॉल्यूशन होता है बेटा साइन n h बाई 2 साइन h बाई 2 साइन x प्लस n माइनस 1 h बाई 2। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये मैथ्स वाले पढ़ते भी हैं और शायद इसको ड्राइव भी करते होंगे, है ना। मैथ्स के स्टूडेंट का काम है ये मैथ्स का फॉर्मूला बन गया हमारा। इसका सम ये होता है। अब ये है क्या? h बाई 2। h तो है इनके बीच में, एंगल में जो कॉमन डिफरेंस है क्या है? एंगल में देखो, x प्लस h में से h गया तो h, x प्लस 2h में से x प्लस h गया h, फिर आगे आएगा x प्लस 3h में से x प्लस 2h गया तब भी h। कॉमन डिफरेंस कितना है? h। तो n बाई 2 ऑफ कॉमन डिफरेंस और 1 बाई 2 ऑफ कॉमन डिफरेंस साइन में लिख लिया। साइन x प्लस कॉमन डिफरेंस इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। जब इधर लगाओगे आप, अब इसको देखो ध्यान से, इस फॉर्मूले को जब मैं इधर लगाऊंगा तो मुझे कुछ ऐसा नजर आएगा, a साइन, ध्यान से देखेंगे टर्म्स कितनी है यहाँ पे, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? वहाँ भी n, यहाँ भी n, तो कितना आएगा? n। बहुत सुंदर। कॉमन डिफरेंस ओमेगा टी माइनस 5 में से ओमेगा टी गया तो माइनस 5, तो कितना आएगा? h की जगह आएगा माइनस 5, तो आएगा माइनस 5 बाई 2, तो बनेगा माइनस n साइन n 5 बाई 2, और माइनस आएगा बाहर, अरे आएगा बेटा आएगा, लो नीचे साइन
-5/2। साइन -5/2 बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा, बोलो। तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो इधर आएगा sin 5/2, ऐसे समझो। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना, ऐसे। और साथ में साइन x मतलब ओमेगा t है मेरा। अब h मेरा -5 है, तो कितना आएगा, -n-1 5/2। बोलो सही बात है कि नहीं है, ये समझ में आया। तो नेट मेरी वेव बनेगी ये, नेट मेरे जो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन होगी वो ये होगी। सुपरपोजिशन के बाद जो वेव की इक्वेशन होगी वो ये होगी। अब इसमें भी और डिटेल में कई सारी बातें पढ़नी है, देखो अब आपको और समझाता हूँ इसमें। अब ध्यान से देखो इसको, इक्वेशन को ध्यान से देखो, एक बार नज़र मारो इस इक्वेशन पे। तो कैसी इक्वेशन नज़र आ रही है आपको, ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसी इक्वेशन है ये। देखो नज़र मारो इस पे अच्छे से, सभी बच्चे नज़र मारेंगे इस इक्वेशन पे अच्छे से। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा, कुछ ऐसा लिखा हुआ है कुछ y = r sin ओमेगा t माइनस थीटा टाइप कुछ, ठीक है ना। थीटा मत मानो, थीटा उसको मान रखा है तो अल्फा मान लो इसको। बोलो सही है, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा मेरा, ये सारा का सारा मेरा हो जाएगा r, ये साइन, ये r, ये साइन ओमेगा t, और ये अल्फा, ये सारा का सारा अल्फा हो जाएगा। सही, ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मतलब नेट जो मेरी वेव है वो वेव की इक्वेशन लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है, पक्का। तो इसका जो r होगा, एम्पलीट्यूड होगा कितना होगा, a sin n 5/2 अपॉन साइन 5/2। बहुत सुंदर, साइन 5/2, सही है बेटा, ठीक है बच्चों। तो r आ गया a sin n 5/2 अपॉन साइन 5/2, सही है बेटा। तो हमने क्या करा, इंटेंसिटी क्या होती है, k टाइम्स एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, k टाइम्स एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड कितना है, r, तो r का स्क्वायर। तो कितना हो गया बेटा, k, इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर n 5/2 अपॉन साइन स्क्वायर 5/2, सही है। ये इंटेंसिटी आएगी कि नहीं आएगी बेटा। अब इधर ध्यान से देखो, मैंने वो क्या पढ़ाया था बेटा, ध्यान से देखो। ये एक स्लिट थी, सही है। इसमें क्या थे, सोर्सेज थे, सेकेंडरी वेवलेट्स थे कई सारे, 1 2 3, कितने थे, n थे कि नहीं थे। तो n-1 और हर दो कॉन्जिक्यूटिव सेकेंडरी वेवलेट के बीच डिस्टेंस कितना था, d = क्या था, a था। बोलो था कि नहीं था ये। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखा तो nd आ गया a, क्यों, क्योंकि n बहुत बड़ा है 1 के कंपैरिजन में, n बहुत बड़ा है बेटा 1 के कंपैरिजन में, सही है। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर आपको पता है फाई कितना है, फाई है 2π/λ इंटू डी साइन थीटा, 2π/λ इंटू डी साइन थीटा, ठीक है। डी बहुत छोटा है, डी क्या है, बहुत छोटा। तो वैसे मैं n से मल्टीप्लाई करूँ और 5/2 करूँ तो कितना आएगा ये, तो ये बनेगा π(nd sin θ/λ), ठीक है। कितना बनेगा, π(nd) कितना है, a, π(a sin θ/λ) बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। n 5/2 और 5/2 में n 5/2 बहुत बड़ा है, n 5/2 बहुत बड़ा है, यानी ये एंगल 5/2 बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल है। तो क्या कर सकता हूँ बेटा मैं, अगर ये बहुत छोटा एंगल है तो साइन 5/2 को लिखा जा सकता है अप्रोक्सीमेटली 5/2। बोलो बेटा लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, साइन स्क्वायर, साइन 5/2 था तो क्या लिखा गया, साइन स्क्वायर 5/2 तो लिखा गया 5² 4, ठीक है। मैंने करा n स्क्वायर से ऊपर और n स्क्वायर से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया, देखो ध्यान से क्या बन गया यहाँ पे। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब क्या बन गया, देखो ध्यान से बेटा, ये बन गया I = k na, n थे और एक का एम्पलीट्यूड a था, तो na क्या होगा, सबका हो गया, तो k na², ठीक है, k na²। और क्या बन गया, साइन स्क्वायर n 5/2, पक्की बात है बेटा। और ये क्या बन गया, n 5/2 का होल स्क्वायर बन गया। नीचे देखो n² 5² 4,
बन गया। तो मैंने क्या किया बेटा, आई इज इक्वल टू, इस नंबर को लिख दिया आई नॉट, ठीक है, और साइन स्केयर n5/2 कितना है, n5/2 है पाई ए साइन थीटा बाय लैम्डा, ठीक है, उसको मैंने बोल दिया बीटा अपॉन बीटा का स्केयर, ये आ गया, ठीक है। और जहाँ पर n5/2 क्या है, बीटा, क्या है बेटा, बीटा, सही है, ये ध्यान रखना आपको। तो इंटेंसिटी आ गई एज ए फंक्शन ऑफ बीटा, और बीटा खुद क्या है फिर आगे एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। तो बेसिकली मैंने क्या निकाल लिया यहाँ पे, अगर मैं इसको और डिटेल में लिख दूँ तो क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन स्केयर पाई ए साइन थीटा बाय लैम्डा अपॉन पाई ए साइन थीटा बाय लैम्डा का होल स्केयर। यानी ये आ गया इंटेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, हम निकाल चुके हैं, इंटेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा हम निकाल चुके हैं, ठीक है। बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।